हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में आपने लर्न किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, तो इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करेंगे। इट सेज लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड in a metal surface for which the threshold wavelength is given as a 5000 angstrom. We need to find first part में will photo electrons be emitted. तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होंगे, दैट मीन्स क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनेगा या नहीं। तो मेटल सरफेस है, यस। जो आपने लाइट इमिट किया है ये, तो इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है वो लेमडा है। सो लेमडा की जो वैल्यू है वो 4000 एंगस्ट्रॉम है, और जो उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है दैट इज लेमडा नॉट, वो 5000 है। सो कैसे डिसाइड करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के होने के लिए जो लाइट आनी चाहिए वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। वेवलेंथ के टर्म में अगर हम बात करें तो थ्रेशोल्ड से उसकी वैल्यू कम आनी चाहिए। सो आप बोलेंगे सिंस इंसिडेंट वेव लेंथ इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, hence this will imply photoelectrons will be emitted. That means yes, photoelectrons will be emitted. इस तरह से हम लोग आंसर कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। कब नहीं इमिट होंगे, इसका काउंटर वर्जन होगा। दैट मीन्स अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू कम रही होती इंसिडेंट से, तो उस केस में कोई भी इमिशन नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में आप जानते हो, तो वेवलेंथ के टर्म में भी समझ गए। फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उसको ज़्यादा होना चाहिए, और वेवलेंथ के टर्म में इंसिडेंट वेवलेंथ को कम होना चाहिए। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो जो वर्क फंक्शन होता है वो मेटल का होता है, मीनिंग इसकी वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो हर मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। सो उसको हम लोग 5 से लिखा करते थे, अगर आपको याद है तो 5 की वैल्यू लिखते हैं एच न्यू नॉट, या फिर हम लोग एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, लेमडा नॉट। तो उसके लिए कौन सा वेवलेंथ यूज़ करेंगे, वो जो थ्रेशोल्ड वाला वेवलेंथ होगा ना। इसको आप जानते हो कि आप चाहो तो डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप एस सी की वैल्यू रख सकते हो। तो ये 12400 डिवाइड बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट को हम लोग अगर एंगस्ट्रॉम में रखते हैं तो हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ जाएगा, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। सो 5 कुड बी रिटन एज 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, और हमको एंगस्ट्रॉम के टर्म में ही दिया गया था ये 5000। सो 5000 दीज मैनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी अवर आंसर। और जनरली जो आपसे आंसर एक्सपेक्ट करेगा ऑप्शंस में वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, तो डायरेक्टली अपने को ये पता चल जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल्स लगाओगे तो ये बनेगा 12.4 डिवाइड बाई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच कैन फर्दर बी डिवाइडेड एज 2 पॉइंट, दिस विल बिकम 5 एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और अगर आपसे जूल में पूछता है आंसर, तो आप इस कन्वर्जन को यूज़ कर लेना। कन्वर्जन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। सो अगर कभी भी आंसर आपको जूल में बताना हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको पता है, आप ई की वैल्यू को प्लेस कर देंगे कूलॉम के टर्म में 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। लेट्स से इस पे थर्ड पार्ट आपसे पूछता है, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसको बताना है। सो अगेन यू कैन सॉल्व इट। उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लोग रिकॉल कर लेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला आता है, दैट काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच सी विद इन द ब्रैकेट 1 बाई लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। ये कहाँ से आया था, एनर्जी कंजर्वेशन से। मैक्सिमम जो एनर्जी होती है दैट इज इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि इंसिडेंट एनर्जी दैट इज एस सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन, जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। जिस तरह से वर्क फंक्शन कैलकुलेट किया था उसी तरह से हम इंसिडेंट एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी 12400 डिवाइडेड बाई
ये लेमडा को भी हम एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो ये बनेगा 4000 दीज मैनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस जो फाई आपने ऑलरेडी निकाल रखा है उसको रख देंगे 2.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो इसको जब डिवाइड करेंगे सो ये बनेगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ये माइनस का 2.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी था। सो फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा this is going to be 5.2 electron volt. Anyway, so this is how we can find what is the maximum kinetic energy of the emitted electrons और उसका आंसर आपको मिल गया। फिर आपसे ऐसा पूछ सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी मैक्स के बराबर लिख देंगे और वहाँ से वेलोसिटी मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस इट इज़ बीइंग आस्क्ड। और मास किसका यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि जो इमिट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इस तरह से जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी सिंपल रहेंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट को रिकॉल करके रखना है कि वेवलेंथ कैसे होना चाहिए, कौन सा थ्रेशोल्ड है, कौन सा इंसिडेंट हुआ है, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, उनको यूज़ कर सकते हो। सो फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट भी है, और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल या केस हम लोगों ने जो पढ़ा है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसका एग्जाम्पल ही वॉच किया। ठीक है, फोटोन से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। तो फोटोन को कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, जैसे कि एक फोटोन के पास कितना मोमेंटम होता है। तो अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम, सो एक सिंगल फोटोन के पास जो मोमेंटम होता है वो h/λ होता है, और एक सिंगल मोमेंटम के पास जो एनर्जी होता है, एनर्जी दैट इज, अगर उसको हम E से लिखते हैं तो hc/λ होता है। और एनर्जी और मोमेंटम में हम लोग रिलेशन जानते हैं, तो कई बार आपसे मोमेंटम पूछेगा, एनर्जी पूछेगा, तो हम बता देंगे। बट हम लोग आल्सो वी पीपल आल्सो नो दैट कि इफ वी नो द मोमेंटम, वी नो द एनर्जी, सो वी कैन आल्सो लिंक विद द अदर क्वांटिटीज लाइक फोर्स, लाइक पावर। तो फोर्स कैसे निकालेंगे या पावर कैसे निकालेंगे तो वो समझते हैं। तो ये जो मोमेंटम है ये सिंगल फोटोन का है, ये दोनों दे आर फॉर अ सिंगल फोटोन। तो कभी आपसे ऐसा बोलेगा कि n नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं तो क्या होगा। सो उसी को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स से लेट देयर आर n नंबर ऑफ फोटोन्स। सो अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं तो उस समय मोमेंटम कितना हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एनर्जी भी कितना हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लेट्स से कि देयर आर n नंबर ऑफ फोटोन्स कमिंग पर सेकेंड, और लेट्स से कमिंग इन t टाइम, t सेकेंड। सो t सेकेंड में n नंबर ऑफ फोटोन्स आते हैं, तो इससे मिलकर के एक नंबर डिफाइन करेंगे n, विच इज कैपिटल N/t। तो क्या ये बन जाएगा अपने लिए नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड और कमिंग ड्यू टू सम लाइट और इन सम लाइट पर सेकेंड। So this will be indicating number of photons per second. Now ये per second वाला फंडा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने बात की थी photons they keep on moving, so since they are moving, so if you consider any area or cross section area, so per second there will be certain number of photons crossing. और ये किसी मेटल पे देखेंगे तो per second number of photons will be falling. So small n becomes the number of photons per second. नो अगर ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड अपने को पता है तो वहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि कितना फोर्स एसोसिएटेड है, राइट। सो फोर्स एसोसिएटेड विथ लाइट, और यू कैन से फोटोन। सो एफ हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है दैट इज मोमेंटम अपॉन टाइम, इट्स रिलेटेड टू द मोमेंटम इन टाइम। सो मोमेंटम हैज h/λ और n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। सो n h/λ, this will become the force that will be associated with a light. सो अगर उसमें कैपिटल N नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा कैपिटल N टाइम्स P, और T से डिवाइड कर दिया तो ये फोर्स के फॉर्म में बन जाता है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं फोर्स एसोसिएटेड विद लाइट। अब हमको अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमको ये देखना होगा कि ये जो मोमेंटम है
पर सेकेंड, ये बेसिकली क्या है, मोमेंटम पर सेकेंड है। सो दैट इज मोमेंटम पर सेकेंड। अभी हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड नहीं निकाला है, तो हम चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड निकालेंगे तो अपने को फोर्स का एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज मोमेंटम पर सेकेंड, और बेटर विल होगा तो हम इसको मोमेंटम ही नाम दे देते हैं, और फिर इसके बाद में इसको फोर्स की कैटेगरी में रख लेंगे। सो मोमेंटम एसोसिएटेड विथ लाइट पर सेकेंड, टोटल मोमेंटम हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी दिस, ये बेसिकली मोमेंटम पर यूनिट टाइम है, तो एन पी बाई टी। ना अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करने को बोलेगा तो फिर उसके बारे में बताएगा कि लाइट किस तरह से बिहेव कर रही है। आप जानते हो कि किसी मेटल सरफेस पे या किसी भी सरफेस पे लाइट जब फॉल करती है तो एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इमिट भी हो सकती है। तो लेट्स से कि केस ऐसा बनाते हैं कि अपने पास एक सरफेस है और यहाँ पर लाइट फॉल कर रही है। ये सरफेस कुछ भी हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल व्हाटएवर, और जब ये फॉल करेगा इसके बाद कुछ पोर्शन ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। सो अगर ये 100% रिफ्लेक्ट करता है तो क्या होगा, तो हम लोग पहले 100% वाला केस देखते हैं। 100% रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन। सो इस केस के लिए कैन बी से कि जब चेंज इन मोमेंटम आएगा तो फोर्स को हम लोग लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू एज अ वेक्टर क्वांटिटी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। सो अगर आपको फोर्स को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना तो हम कहना इससे कि जो एन एच बाई लेमडा नीचे की तरफ मोमेंटम जा रहा था, ऊपर की तरफ कितना जाएगा, एन एच बाई लेमडा उधर जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। सो कैन बी राइट इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस एन एच बाई लेमडा। So this will be the force for the case 100% reflection. So कभी कहता है कि लाइट 100% रिफ्लेक्ट होती है एक सरफेस से, तो बताइए कि सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। सो दिस लाइट विल बी अप्लाइंग फोर्स ऑन अ सरफेस इक्विवेलेंट टू दिस थिंग। सपोज कर लीजिए 100% रिफ्लेक्शन ना होकर के ऐसा बोलता है कि x% रिफ्लेक्शन हो रहा है, x% रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर x% रिफ्लेक्शन होगा तो अगर ये n नंबर आया था यानी इधर आया था तो उसका x% वापस जाएगा, राइट, 100% नहीं जाएगा। सो हम लोग उसको लिखेंगे कैन बी से कि जो टोटल फोर्स आने वाला है वो n h बाई लेमडा, वो मोमेंटम होगा जो अंदर गया होगा 100% प्लस इसका x% भी वापस गया होगा, तो x बाई 100 इंटू एन एच बाई लेमडा। सो एक जनरल फार्मूला आप ट्रीट कर सकते हो जो किसी भी x% के बराबर के बारे में बताएगा। तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी एन एच बाई लेमडा डिवाइडेड बाई एच एन बाई एच इंटू एन बाई लेमडा इन द ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100, जहाँ पर x क्या है, परसेंटेज है। अभी आपको बताएगा अगर x की वैल्यू 100% हुई तो फिर ये 2 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 0% हुई, 0% होने का मतलब सारा का सारा लाइट एब्जॉर्ब हो गया। तो किसी सरफेस पे लाइट गया और वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया तो फिर x 0 हो जाएगा। तो फोर्स कितना होगा, उसमें केवल इनिशियल मोमेंटम रहेगा, फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा क्योंकि लाइट कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो वो भी एक केस अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको बोलते हैं 100% एब्जॉर्बशन। सो अगर 100% एब्जॉर्ब हो रही है लाइट तो उस केस में फोर्स कितना लगेगा, so 100% absorption. In that case, force will be equal to n lambda by h, nh by lambda. Pardon. So point is कि उसमें x की वैल्यू आप कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम ये रहा होगा, फाइनल मोमेंटम 0 हो चुका होगा। सो ये सारे फॉर्मूला जैसे बिहेव करेंगे 100% के केस में आप इसको यूज़ करोगे, और 100% रिफ्लेक्शन केस में इसको यूज़ करोगे, 100% एब्जॉर्प्शन केस में इसको यूज़ करोगे, और अगर कोई बीच का केस होगा तो ये। तो बेसिकली अगर ये मिडिल वाला आपको याद रहता है तो बाकी सारे इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। सो कभी आपसे फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको वेवलेंथ दे देगा लाइट का, और बाकी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड दे देगा, और फिर बताएगा कितना रिफ्लेक्शन और कितना एब्जॉर्प्शन चल रहा है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने वो यहाँ पे फोर्स निकाला, इनिशियली अपने पास मोमेंटम था, एनर्जी था। सो मोमेंटम को यूज़ करके हम लोगों ने फोर्स को कैलकुलेट किया और डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए फॉर्मुलेशन कर लिया। सिमिलरली पावर की बात हम लोग कर सकते हैं। सो अगर ऐसा बोलता है कि
n number of photons per second are flowing in a light. So we need to find how much the power is there. So n number of photons per second has power. कितना पावर होगा, इसको कैपिटल पी बना रहे हैं जो कि मोमेंटम से अलग है. सो ये पी की जो वैल्यू आएगी पावर, उसको हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम. सो टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम. सो और n इज द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो वो टाइम और टोटल को यूज़ कर लेगा तो अपने लिए बन जाएगा. और एनर्जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं hc/λ है. तो जो पावर का फॉर्मूला आएगा, p कैपिटल p का मतलब पावर है, ये nhc/λ हो जाएगा. सो जब कोई अपने को पावर कैलकुलेट करना होगा तो हम nhc/λ को यूज़ कर लेंगे, जहाँ पर n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है. तो ये उस लाइट बीम के साथ या नंबर ऑफ फोटॉन्स या फोटोन बीम के पास कितना पावर एसोसिएटेड है वो पता चल जाएगा. और इस पावर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेरियस पर्पज़ के लिए जहाँ भी पूछा जाएगा. तो और फिर पावर ऑफ फोर्स को भी आपस में रिलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा केस है. अगर 100% रिफ्लेक्शन का केस है तो फिर आप देखोगे कि इस NH/λ को हम लोग पावर से लिंक कर सकते हैं, और X% केस के लिए भी लिंक कर सकते हैं. पॉइंट इज कि आप फोर्स और पावर को लिंक कर सकते हो. और एक फोटोन के लिए हम लोगों ने इसको ऑलरेडी लिंक किया हुआ है, हालांकि यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सिंगल केस के लिए, सिंगल फोटोन केस के लिए आपस में क्या रिलेशन होता है E और P में. ये P का मतलब मोमेंटम है. सो इट इज रिटन एज E इज इक्वल टू P इंटू सी, और यू कैन राइट इज एज P इज इक्वल टू E/c. सो ये जो रिलेशन है मोमेंटम और एनर्जी का, ये मटेरियलिस्टिक पार्टिकल के लिए ट्रू नहीं होते हैं. ये किसके लिए ट्रू होते हैं? दे आर ट्रू फॉर फोटॉन्स, राइट. और सिमिलरली हम पावर को और फोर्स को लिंक कर सकते हैं, लेकिन जब फोर्स के साथ लिंक करेंगे तो अपने को ये समझना होगा कि कब फोर्स कंसीडर करना है, रिफ्लेक्शन केस में, एब्जॉर्प्शन केस में, और किस केस में. ओके, नाउ फोर्सेस से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं. अगर आपसे कभी ऐसा पूछता है कि लाइट बीम आपकी इस किसी एंगल पर आ रही है, तो उस ये रिफ्लेक्शन के लॉ लगा देंगे. फिर मोमेंटम का उस एंगल से आप देखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा. तो जो भी कॉन्सेप्ट आपने पहले लर्न किए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमको यूज़ करना है. यहाँ पे जो हम लोगों ने केस किया था ये परपेंडिकुलर इंसिडेंस था. सो ये सारे फॉर्मूलाज परपेंडिकुलर इंसिडेंस के लिए बने हुए हैं. तो अगर किसी एंगल पर इंसिडेंट लाइट करेगी तो उसका कॉस थीटा साइन थीटा वर्जन से हम मोमेंटम को चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पर बता देंगे. किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें पावर और फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, उसके लिए एक एग्जांपल है यहाँ पर. तो एग्जांपल में बोलता है कि एक पॉइंट सोर्स है लाइट का जो S पॉइंट पे आपने रखा हुआ है, और उसका पावर P है. सो पावर अपने को गिवन है. ये जो स्फीयर है इसका रेडियस R एज्यूम कर लेंगे. सो रेडियस अभी दिया नहीं है हालांकि, बट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि लेट से इसकी जो रेडियस है वो R है. ये हेमिस्फेरिकल शेल है, और एक और पॉइंट बोला गया कि उसका जो इनर सरफेस है वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग है. तो इसका मतलब कम्प्लीटली का मतलब वो 100% रिफ्लेक्टिंग है. अपने को पता करना कि कितना फोर्स लग रहा है इस हेमिस्फीयर पे जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है. तो अगर यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखोगे तो आप पाओगे कि लाइट सभी डायरेक्शन में चलती है, इजंट इट. बाहर भी जा रही होगी तो ये सभी डायरेक्शन में लाइट मूव करेगा. अच्छा, लाइट जो फोर्स लगाएगा स्फीयर पर वो वही लाइट लगाएगा जो हेमिस्फीयर के सरफेस पे जाकर के रिफ्लेक्ट हो रहा होगा. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? तो लेट से कोई एक एरिया कंसीडर करते हैं. लेट से यहाँ से डाउन साइड जाने के बाद 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल में कहीं ना कहीं अपने को एक एलिमेंट कंसीडर करना होगा. तो एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं सरफेस एलिमेंट. यहाँ पर छोटा सा सरफेस एलिमेंट लेते हैं. उस सरफेस एलिमेंट का एरिया लेट से DA या समथिंग लाइक पकड़ लेते हैं. तो वो DA एरिया हो गया. अच्छा, ये जो DA एरिया वेक्टर होगा तो इधर आएगा. अगर एरिया वेक्टर हम लोग लिखना चाहें तो इस छोटे से एलिमेंट पर हम लोग देखेंगे कि कितना फोर्स लग रहा होगा. तो लाइट रेज कुछ ऐसे आ रहे होंगे इधर, और रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रहे होंगे, रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रहे होंगे. तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि यहाँ पर कितना पावर आया है. तो क्या हम यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आप बोलोगे कि पावर एट डिफरेंशियल एलिमेंट. तो लेट मी राइट ओवर हियर पावर रीचिंग
एट एरिया डी ए, कितना पावर रीच कर रहा होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टोटल पावर डिवाइड बाय टोटल एरिया। अगर आप इसको पूरा इन्वॉल्व बना लोगे तो पावर पर यूनिट एरिया निकल के आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। डी ए इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट, तो इस पार्ट का एरिया मिल जाएगा अपने को, ठीक है। और उस एरिया को यूज़ करके वहाँ पर कितना पावर पहुँच रहा है ये पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो पावर अभी आपने लिखा है, क्या इस पावर को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये जो एनर्जी के टर्म लिखा जाओ तो एनर्जी पर यूनिट टाइम है, तो ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है जो यहाँ पर पहुँच रहा होगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम है ना। अगर हम मोमेंटम के टर्म में बात करें तो आप पाओगे कि मोमेंटम में होगा क्या कि इनिशियली मोमेंटम इस तरह से आ रहा होगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस भी जा रहा होगा, यानी 100% रिफ्लेक्शन केस रहा होगा, इजंट इट। तो फोर्स के टर्म में अगर बात करेंगे तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा लाइट की वजह से, चेंज इन मोमेंटम की वजह से, तो एक डी एफ फोर्स इधर लगेगा, डी एफ फोर्स रेडियल डायरेक्शन में लगेगा। और सिंस फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको टोटल कैलकुलेट करना है तो फिर इसको वेक्टोरियली एडअप करना होगा। उसके लिए आप रूल जानते हो क्या, कंपोनेंट करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो पहले हम लोग प्रॉपर वे पे करते हैं। तो जो डी एफ आएगा, डिफरेंशियल फोर्स, इस छोटे से एलिमेंट पर, क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के बराबर हो जाएगा, तो ये बनेगा चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का चेंज निकालेंगे अपॉन टाइम डेल्टा टी, यू कैन कॉल इट। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक रिलेशन पढ़ा था कि जो फोटॉन्स के केस में होता है ई की वैल्यू पी सी के बराबर होती है। तो पी की वैल्यू कितनी होती है, एनर्जी पर यूनिट दिस स्पीड ऑफ लाइट, सो ई बाई सी होता है। तो अगर अपने को चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो कैन वी से कि ये चेंज इन एनर्जी बाई सी हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये बनेगा चेंज इन एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी एंड बाई सी, और डेल्टा टी तो अपने पास ऑलरेडी था, तो अपने को डी एफ पता चल गया। सो डिफरेंशियल फोर्स विल बी बेसिकली डी ई अपॉन डेल्टा टी इन, और सी बाई सी भी कर देंगे तो ये 1/c हो जाएगा। अच्छा, ये अपने को ख्याल रखना होगा कि जो मोमेंटम चेंज होगा वो कितना रहा होगा, वो बेसिकली डेल्टा पी की जो वैल्यू रही होगी वो दैट विल बी ट्वाइस एच बाई लेमडा रहा होगा, ट्वाइस एच बाई लेमडा रहा होगा। क्यों ट्वाइस एच बाई लेमडा रहा होगा, क्योंकि 100% रिफ्लेक्शन का केस है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एच बाई लेमडा के टर्म में बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम पावर के टर्म में बात कर रहे हैं तो ये जो एनर्जी है ये एनर्जी एक बीम के बारे में बात कर रही होगी, आने वाली बीम के लिए, जाने वाले की बीम के लिए भी इतना रहा होगा, इसलिए अपने को एक 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पर हम एक 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है ये 2 फैक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो फोर्स विल बी 100% रिफ्लेक्शन की वजह से 2 इंटू दिस नंबर, और इसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, डी अपॉन डी टी आपको पता चल गया, तो ये बनेगा ट्वाइस, और पी इज अ पावर, डी ए एरिया डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सी। सो दैट विल बिकम द स्मॉलर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्मॉलर एलिमेंट। फिर अपने को पता करना है टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो आप बोलोगे कि इनके कंपोनेंट्स करने चाहिए, राइट। अगर आप कंपोनेंट करना चाहोगे तो फिर इनके कंपोनेंट कर सकते हो। लेट से कि कोई एक एंगल पकड़ सकते हैं, चाहे वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से, तो रेफरेंस लाइन लेके से वर्टिकल ले लेते हैं। वर्टिकल से ये एज्यूम कर लेते हैं एंगल कितना है, थीटा है। सो इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। ये डी एफ कॉस थीटा बन जाएगा और ये डी एफ साइन थीटा बन जाएगा, इजंट इट। आप पाओगे जब सम अप करोगे तो डी एफ साइन थीटा का सम कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर ये जो बनने वाला है डी एफ कॉस थीटा का सम आएगा। तो टोटल फोर्स के लिए आप लिखोगे टोटल फोर्स इज गोइंग टू इंटीग्रेशन डी एफ कॉस थीटा, दिस वी कैन गो ऐड। और इसके बाद डी एफ की वैल्यू रख देंगे 2p मतलब पावर, डी ए मतलब डिफरेंशियल एरिया डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सी इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा को मैं इसके साथ लिख देता हूँ ए के साथ में, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप इसको चाहो तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो और अदरवाइज भी इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके बाद आप लिखोगे कि ये बनेगा p डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू सी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा।
हम लोगों ने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर ये एरिया वेक्टर देखोगे तो एरिया वेक्टर ये इधर आ रहा है DA, और उसका कॉस थीटा का मतलब ये वाला एरिया चाहिए। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन देन यूल फाइंड कि ये जो वैल्यू आएगी वो इस एरिया के बराबर आ जाएगा, प्रोजेक्शन एरिया के बराबर आ जाएगा, राइट। सो DA कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन आएगा, दिस DA कॉस थीटा विल बिकम पाई आर स्क्वायर। सो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, DA कॉस थीटा विल बिकम पाई आर स्क्वायर। आपके पास दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने के लिए। DA को आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में लीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा। सो उसके बेसिस पर ये नंबर अपने को पता चल गया। तो टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P डिवाइड बाई 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर इंटू C इंटू एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, प्रोजेक्टेड एरिया। सो F विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, P फॉर पावर डिवाइड बाई 2C. So this much amount of the force is going to be experienced by the spherical shell। अगर एक लाइट सोर्स आप यहाँ पे रखते हो तो लाइट सोर्स रखने से लाइट भी फोर्स लगाता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये पावर डिवाइड बाई 2C के बराबर फोर्स अप्लाई करेगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फिर आपसे और भी डायनामिक्स वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अगर फोर्स लगाया तो इस स्फीयर का क्या फ्यूचर होगा, तो वो डाउन साइड ट्रैवल करेगा। इसके उसके मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। फिर काइनेमेटिक्स जैसे क्वेश्चंस भी एडअप किए जा सकते हैं। तो इस पर जो पॉइंट ऑफ लर्निंग इज दिस कि अगर अपने को पावर दिया है तो हम किसी एलिमेंट पर पावर निकाल सकते हैं। फिर फोर्स निकालने के लिए जो मोमेंटम का चेंज है और एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन है फोटॉन्स के लिए, उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर वो पुराने कॉन्सेप्ट हैं कि वेक्टर की तरह फोर्स को ट्रीट करना है, उसकी डायरेक्शन निकाल करके इंटीग्रेट करना है। फाइन। सो ये एक एग्जांपल था उसी से रिलेटेड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली फोटॉन से रिलेटेड फोर्स और पावर निकालने के कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम को लेकर के। सो प्लीज मेक योर नोट्स एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन लेट मी नो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।